Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with another very important personality, that is दादा भाई नावरोजी। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के साथ शुरू करने वाले हैं क्लास, जिनके ऊपर आज हम 4 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे क्लास के एंड में। बाय द एंड ऑफ द क्लास वील बी सॉल्विंग 4 क्वेश्चंस ऑन दिस पर्सनालिटी दादा भाई नावरोजी। ही वॉज अ मॉडरेट। आपको पता है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 स्प्लिट्स हो गए थे। 2 स्प्लिट्स की वजह से एक मॉडरेट्स आ गए थे, एक एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे। तो ये मॉडरेट्स फैक्शन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। दादा भाई नावरोजी ही बिलोंग्स टू द मॉडरेट फैक्शन। ओके, मॉडरेट मीन्स जो कि नर्म दल था, हु यूज्ड टू बिलीव इन 3 P's, द प्रेयर, पिटीशन एंड योर प्रोटेस्ट। ओके, तो इसीलिए मॉडरेट्स दल के थे आपके दादा भाई नावरोजी, और इन्होंने इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर काफी रिसर्च किया था इन द ब्रिटिश एरा। राइट, ब्रिटिश एरा में इकोनॉमिक सिस्टम हमारे भारत का कैसा था, अर्थव्यवस्था किस तरीके से थी, कैसे हमें ड्रेन किया गया, हमारे वेल्थ को ड्रेन किया गया, एवरीथिंग ही टॉक्ड अबाउट इट इन हिज रिसर्च पेपर। अपने रिसर्च पेपर पे इन्होंने ये सारे टॉपिक्स के बारे में बात की थी। ही ऑल्सो गेव अस द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो आप पढ़ते हो ना 11th की इको की एनसीईआरटी में, वो इन्होंने ही हमें बताई थी, ठीक है। तो इसलिए दादा भाई नावरोजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ऑलराइट, तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है दैट अनअकैडमी इज लॉन्चिंग अनअकैडमी कॉम्बैट, विच ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज इंडियाज मोस्ट कंपेटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएसई बैटल। राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, तो अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वो भारत का पहला कंपेटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएसई बैटल है, जो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है। हर संडे ये बैटल होता है, 11 बजे मॉर्निंग में होगा। अभी नेक्स्ट बैटल होने वाला है 28 Feb 2021 को। डू नॉट मिस दिस बैटल। व्हाई? आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि इस बैटल में आने वाले हैं, मिलने वाले हैं आपको अमेजिंग स्कॉलरशिप प्राइजेस। अगर आप रैंक 1 से रैंक 3 लेकर आते हो, इफ यू स्कोर रैंक 1 to रैंक 3, यू विल बी गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर टेन्योर ऑफ योर चॉइस। आप जितने समय के लिए 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, फ्री आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा इफ यू स्कोर रैंक 1 to रैंक 3। Then rank 4 to rank 10, 75% off on your Unacademy Plus subscription and tenure of your choice। 6 month, 12 month, 24 months, जितने महीने का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए ले सकते हो, उस पर 75% डिस्काउंट मिलेगा। The rank 11 to rank 50, if you score 50% off on Unacademy Plus subscription of tenure of your choice। 6 month, 12 month, 24 month, जितने महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए ले सकते हो, उस पर 50% ऑफ। एंड रैंक 51 to 500, if you score then 25% off on Unacademy Plus subscription tenure of your choice। ठीक है, these are the biggest weekly scholarships that you are going to earn if you score from rank 1 to rank 500। 1 से 500 के बीच में अगर आपकी रैंकिंग आती है तो ये आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। डू नॉट मिस दिस बैटल। इस बैटल को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज इन दिस बैटल यू विल बी हैविंग 45 मिनट्स टाइम, 60 क्वेश्चंस, 12 चैलेंजेस एवरी संडे। पहले फोर्टनाइटली होता था, अब हर संडे ये बैटल होने वाला है। इस बार 11 बजे आपका 28 फरवरी को ये बैटल होगा। आई हैव गिवन यू द लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो। क्लिक ऑन इट एंड ज्वाइन दिस बैटल। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और कोड यूज करना है आपको अर्पिता10। What code you have to use? You have to use code Arpita10 to unlock this battle free of cost। इस बैटल में फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट करना है ना, तो ये कोड यूज कीजिए Arpita10 अनअकैडमी ऐप पर जाकर। Okay, log into your Unacademy app, click on the link I have given you below in the description box, then log into your Unacademy app and choose goal UPSC CSE, then test option में जाके इस बैटल में इनरोल कीजिए। यूज कोड Arpita10। अगर प्रॉम्प्ट कोड पूछा जाता है तो ये कोड यूज करेंगे Arpita10। ओके, so this was your Unacademy combat। let's start our class for now। जल्दी से अपनी क्लास शुरू करते हैं। So now here you have to remember the birth anniversary। सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो ये है कि हमको बर्थ एनिवर्सरी याद रखना है, ठीक है। कौन से दिन जन्म हुआ था इनका? September 4, 2021 में 196th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। तो September 4 is his बर्थ डेट। ओके, एंड ही इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में 1857 के बाद अगर किसी ने नेशनल कॉन्शियसनेस
देश के प्रति प्रेम की भावना किसी ने जारी की या किसी ने स्टार्ट की लोगों के अंदर, तो वो दादा भाई नावरोजी ही थे. He was the one after 1857 who stirred the national consciousness among the hearts of Indians. That was Dadabhai Naoroji. And he was born in 1825. आपको ईयर याद रखना है, डेट और ईयर याद रखना है. ठीक है, डेट तो आपको याद रहेगा क्योंकि अर्पिता मैम और दादाभाई नावरोजी का जो बर्थडे है वो सेम है, राइट, September 4. बट ईयर अलग से याद कर लेना. 1825 is the year of दादाभाई नावरोजी. Okay. So born in 1825 at Navsari. Where is Navsari? It is in present day Gujarat. तो आपको लोकेशन याद रखना है. So far we have studied September 4, 1825. दादाभाई नावरोजी was born. He is known as, क्या बोलते हैं? He is known as Grand Old Man of India. Why he is known as Grand Old Man of India? क्यों कहा जाता है? Because after 1857 he was the first person, he was the first leader who started दी नेशनल कॉन्शियसनेस इन द कंट्री. लोगों के मन में देश के प्रति जो प्यार की भावना है वो इन्होंने ही स्टर की थी. हाउ? बाय पब्लिशिंग रिसर्च वर्क ऑन द स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के अंडर भारत की अर्थव्यवस्था का क्या रूप था, क्या फॉर्म था, उसको रिसर्च वर्क के थ्रू आगे लेकर आए. ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा सभी को. सो दादाभाई नावरोजी बॉर्न इन नवसरी इन गुजरात. He was a prolific scholar with varied interest. अभी तक हमने जितने फ्रीडम फाइटर्स पढ़े हैं वो सभी फ्रीडम फाइटर्स जो हैं सबसे पहले एजुकेटर रहे हैं. ये बात आपने नोटिस की होगी. सो फार वी हैव कंप्लीटेड, राइट, सो फार वी हैव स्टडीड 6 फ्रीडम फाइटर्स. ठीक है, टोटल 8 सेशन की ये क्लास है, 6 हमने पढ़ लिए हैं. तो ये सभी आपने देखे होंगे एजुकेटर रहे हैं. ठीक है, नॉट विद अ डिग्री. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डिग्री है तभी एजुकेटर है, नहीं. एजुकेटर इन द सेंस दे वर ट्राइंग टू इंस्टिल अवेयरनेस एंड ट्राइंग टू शेयर देयर नॉलेज विद अदर पीपल. ठीक है, अ पर्सन हु कैन शेयर हिज और हर नॉलेज विद अदर पीपल इज एन एजुकेटर. वो एजुकेटर ही तो होगा ना, जो अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ बांटता हो, शेयर करता हो. So his distinguished political career aside, Nauroji was a professor of Gujarati mathematics also, natural philosophy also, and he was a businessman also. ये businessman भी थे, natural philosophy भी पढ़ाते थे, mathematics के भी professor रहे हैं. And his lasting intellectual contribution was in the drain theory. इन्होंने drain theory लिखी थी ना. कुछ बच्चे बोलते हैं drain of wealth theory. नहीं, it is not a drain of wealth, it is drain theory. ठीक है, उन्होंने ड्रेन थ्योरी लिखी थी. ड्रेन थ्योरी में ही एक्सप्लेन्ड हाउ ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट इंडिया ऑफ ऑल इट्स वेल्थ, हाउ दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट आवर ट्रेजर. हमारे खजाने को, हमारे ट्रेजरी को, हमारे रिसोर्सेज को कैसे खत्म कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं ब्रिटिशर्स. ये उन्होंने ड्रेन थ्योरी में हाईलाइट किया था. राइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड द ड्रेन थ्योरी फर्स्ट. सबसे पहले ना ड्रेन थ्योरी समझ लेते हैं. सो व्हाट इज अ ड्रेन थ्योरी? अब ये ड्रेन थ्योरी क्या है? Imperial Britain was draining away India's wealth to itself through exploitative economic policies. ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ब्रिटिशर्स ने तो रेलवेज तैयार करके दिया. यस, ब्रिटिशर्स कंस्ट्रक्टेड द रेलवे लाइंस, बट व्हाई? नॉट फॉर आवर कंफर्टेबिलिटी. हमारे कंफर्टेबल जीवन के लिए नहीं कंस्ट्रक्ट किया. They constructed railway lines to extract all the resources from India, transported back to their nation. उन्होंने रेलवे लाइंस क्यों कंस्ट्रक्ट करवाई? ताकि हमारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपने नेशन तक ले जा सकें. राइट, अपना ट्रेड कर सकें. राइट, सो द हेवी फाइनेंशियल बर्डन ऑफ ब्रिटिश सिविल एंड मिलिट्री अपैरेटस इन इंडिया वाज ड्रेनिंग आवर वेल्थ. और जो वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर रहे थे, पैसा अपना थोड़ी लगा रहे थे, हमसे ही डबल टैक्स लेकर पैसा लगा रहे थे. The constructions that they were doing in India, how they were doing it, from where the money was coming? The money was coming from us only, from Indians only, through taxes. Exploitation of country due to free trade. जो भी ट्रेड यहाँ करते थे टैक्स नहीं देते थे. They used to trade over here, but they never used to pay the taxes. टैक्स नहीं पे करते थे. Non-Indians taking away the money that they earned in India. जितने भी फॉरेनर्स थे जो भारत में पैसा कमा रहे थे, अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा भारतीयों को नहीं दे रहे थे, अपना पैसा यहाँ कमाकर बाहर लेकर जा रहे थे. दे वर अर्निंग मनी ऑन आवर लैंड, बट दे वर नॉट गिविंग अस एनीथिंग, राइट, इन ल्यू ऑफ रेवेन्यू और टैक्स. सो दे वर ड्रेनिंग आवर वेल्थ. वो क्या कर रहे थे? हमारे रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहे थे, हमारी वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. दैट वाज ड्रेन थ्योरी. सो दादाभाई नावरोजी वाज अमंग द की प्रोपोनेंट्स ऑफ ड्रेन थ्योरी, disseminating in its book in 1901 Poverty and Un-British Rule in India. ये दादाभाई नावरोजी की किताब थी जो 1901 में पब्लिश होती है, जिसमें वो अपने ड्रेन थ्योरी की रिसर्च वर्क को हाईलाइट करते हैं. He highlights his drain theory in this book Poverty and Un-British Rule in India.
और नारोजी ने ये भी आर्ग्यू किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं, इंपीरियल ब्रिटेन जो कोलोनाइज करता है कंट्रीज को, अपने अधीन बनाता है कंट्रीज को, ये ब्रिटेन क्या कर रहा था, भारतीय वेल्थ को अपने एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू निकाल कर, निचोड़ कर लेकर जा रहा था। कैसे? इंडियंस पे टैक्स बर्डन को बढ़ाकर, ठीक है, फ्री ट्रेड करके, कोई टैक्स हमें नहीं दे रहे थे, हमारी जमीन पे ट्रेड कर रहे थे और हमें एक पैसा नहीं दे रहे थे। नॉन इंडियंस यही कमाते थे, रेवेन्यू अर्न करते थे और वापस ले जाते थे बाहर। इंडिया को रेवेन्यू का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं मिल रहा था। इंटरेस्ट दैट इंडिया पेड ऑन इट्स पब्लिक डेट हेल्ड इन ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो डेट है उस पर इंटरेस्ट हम पे कर रहे थे, राइट। सो दिस वॉज द ड्रेन थ्योरी, ये थी इनकी ड्रेन थ्योरी। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दादाभाई नारोजीज अर्ली वर्क इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनका क्या योगदान था? देखो, नारोजी ने ना 1857 के बाद क्या हुआ था, जो नेशनलिज्म की भावना थी वो ठंडी हो गई थी। दी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इट वॉज डिक्लाइनिंग आफ्टर 1857, इट वॉज कमिंग डाउन। ओके, सो नारोजी बिगेन राउजिंग पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड ऑन इंडियन इश्यूज। इंग्लैंड में जाकर वहां के लोगों से और वहां जो इंडियंस रह रहे थे उनके ओपिनियन पूछा करते थे भारत पे ब्रिटिश शासन के ऊपर, राइट। ब्रिटेन जिस तरीके से शासन कर रहा था इंडिया पे, उसके ऊपर ओपिनियन लिया करते थे इंग्लैंड जाकर लोगों से, ठीक है, 1855 में। आफ्टर ही मूव्ड फ्रॉम इंडिया टू लिवरपूल फॉर बिजनेस, हिज फर्स्ट एजिटेशन इन 1859 कंसर्न्ड रिक्रूटमेंट टू इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको आप आज के टाइम पर आईएएस बोलते हो ना, एग्जाम बोलते हो, यूपीएससी का एग्जाम बोलते हो। उसी वक्त इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट हो रही थी, ठीक है। रिक्रूटमेंट में कौन चुना जाता था? आईएएस ही चुना जाता था, ठीक है। तो इनका जो पहला झगड़ा था या पहला प्रोटेस्ट था, वो एजिटेशन स्टार्ट हुआ था 1859 में रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, क्योंकि ब्रिटिशर्स यूज्ड टू फेवर दी फॉरेनर्स ओनली। ब्रिटिशर्स यूज्ड टू फेवर दी हाई क्लास पीपल ओनली, हाई कास्ट पीपल ओनली। हर कोई इंडियन चाहकर भी आईएएस के एग्जाम में नहीं क्लियर हो सकता था उस टाइम पर, ब्रिटिशर्स अलाउ ही नहीं करते थे, राइट। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड नारोजी वर्कड क्लोजली विद आयरिश लीडर्स इन इंग्लैंड who found common cause with Indian nationalist movement, and that is why Nauroji in 1865 and 66 he helped establish the London Indian Society. जितने भी भारतीय लंदन में थे, all the Indians who were staying in London, with the help of them he established the London Indian Society and East India Association to work upon increasing the nationalistic emotion इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ इंडियंस। भारतीयों के दिल और दिमाग में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए उन्होंने बाहर लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तैयार किया कि ब्रिटिशर्स के बीच में रहकर उनकी जमीन पर मैं भारतीयों के मन में भारत के प्रति प्रेम की भावना बढ़ाऊंगा, ठीक है। ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑल्सो, एंड दैट इज वाई ही ट्रेवल्ड इन इंडिया टू गैदर फंड्स फॉर रेजिंग द नेशनल अवेयरनेस। लोगों के मन में देश के प्रति भावना को, प्यार की भावना को इंक्रीज करने के लिए पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया फंड्स के लिए, ताकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया जा सके, जागरूक किया जा सके, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। सो हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट। अभी इस कंटेंट को खत्म करने के बाद हम एक टेस्ट लेने वाले हैं, 4 क्वेश्चंस होंगे और आपको पार्टिसिपेट करना है उस टेस्ट में, ठीक है। बिफोर वी स्टडी हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। आई हैव गिवन यू द लिंक इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, चैट बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है। ये लिंक है अनअकैडमी कॉम्बैट का, which is India's most competitive gamified UPSC CSE battle, which is going to be conducted on every Sunday now, 20th Feb 2021, 11 AM in the morning. अब इस कॉम्बैट में ना एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप इस कॉम्बैट में रैंक 1 to रैंक 3 लेकर आते हो, इफ यू स्कोर रैंक 1 to रैंक 3, then you will be given free of cost Unacademy Plus subscription of your choice, यानी कि 6 months, 12 months, 24 months आप अपनी चॉइस से कोई भी चॉइस करो। 6 महीने का लेना है सब्सक्रिप्शन, 12 महीने का, 24 महीने का, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यू विल बी गिवन दैट सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू स्कोर रैंक 1 to रैंक 3। अगर आप रैंक 1 से रैंक 3 में आते हो, रैंक 4 to रैंक 10 फ्री ऑफ द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर 6, 12, 24, दिस इज ऑन योर चॉइस। आपके डिसीजन है आपको कितने महीने को लेना है, बट यहाँ पर आपको आपके सब्सक्रिप्शन पर 75%, 75% ऑफ मिलेगा। रैंक 11 to रैंक 50 अगेन सब्सक्रिप्शन ऑफ योर चॉइस,
6 months, 12 months or 24 months, you will be given 50% discount on your subscription. And if you score rank 51 to rank 500 तक है तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पर ऑफ योर चॉइस. 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स कि कोई भी आप मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लो, 25% का डिस्काउंट. सो दिस इज दी स्कॉलरशिप दैट यू आर गोइंग टू गेट अगर आप रैंक 1 से 500 तक लेकर आते हो. दिस टेस्ट विल कंटेन 45 मिनट, 60 क्वेश्चंस, 12 चैलेंजेस, 6 सेक्शंस होंगे एंड इट विल बी मेड ऑन द लाइन्स ऑफ प्रीलिम्स ओनली. प्रीलिम्स का एग्जाम जैसा होता है वैसा ही आपका होगा एग्जाम. After every question there will be detailed video solution by top educators. Okay, so join this Unacademy Combat. मैंने आपको लिंक दिया, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करो. और अगर आपसे कोड पूछते हैं ना तो कोड यूज कर सकते हो अर्पिता10. इफ दे आस्क यू फॉर द कोड टू अनलॉक द प्लस कॉम्बैट फॉर फ्री, देन यू कैन यूज कोड अर्पिता10. अगर प्रॉम्प्ट कोड आता है स्क्रीन पे तो अर्पिता10 आप टाइप कर सकते हो. आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट कर लोगे. ठीक है, दिस इज वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. यू विल बी गिवन योर ऑल इंडिया रैंक. ठीक है, इन दिस कॉम्बैट. तो जरूर पार्टिसिपेट करना. ठीक है, संडे को 28 Feb 2021 11 AM इन द मॉर्निंग. ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू. कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ लेते हैं. ठीक है, सो ओवर हियर ही वॉज क्लोजली इन्वॉल्व विद इंडियन नेशनल कांग्रेस. अर्ली फेजेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही इन्वॉल्व थे एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले इंडियन मेंबर रहे हैं. ही इज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, टू रेज हिज वॉइस, हिज डिमांड्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों के पक्ष में इन्होंने अपनी आवाज रखी थी. हिज फर्स्ट एजिटेशन वॉज इन 1859 कंसर्न्ड विद रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बिकॉज ब्रिटिशर्स वर बायस्ड. ब्रिटिशर्स पार्शियलिटी कर रहे थे. इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों का आजाद इनरोलमेंट नहीं मिल रहा था. जानबूझकर उनको फेल किया जाता था. And in 1865 and 66 he helped found the London Indian Society and East India Association. ये दोनों ही ग्रुप्स क्यों establish की गई थी? Why these two associations were established? So that the Indians and the Britishers, they can be brought on one platform and they can solve their problems, their challenges, their issues with each other. And as the secretary of East India Association, Nauroji travelled in India to gather funds and raise national awareness also. He went to every house, every state, every district to make people aware of their responsibility. And in 1885 ये क्या बन गए? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने. ठीक है, यहाँ पॉइंट आपको याद रखना है. और 1885 ही वो ईयर है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश होती है. दिस इज द सेम ईयर व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिशेस. राइट, ये पॉइंट याद रखिएगा. एंड ही वॉज कांग्रेस प्रेसिडेंट थ्राइस. 3 बार ये इकलौते ऐसे मेंबर हैं जो 3 बार कांग्रेस प्रेसिडेंट बने हैं. 1886 में, 1893 एंड 1906 में. 1906 में आते आते मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हो गया था इन दी इंडियन नेशनल कांग्रेस. रिमेंबर? ठीक है. Then in 1893 he helped form an Indian parliamentary committee to attend to Indian interest. One more thing you have to remember that he belonged to the moderate group. ठीक है, मॉडरेट्स का जो ग्रुप था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ये उससे बिलोंग करते थे. ही वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट, ही वॉज अ मॉडरेट. ओके, एंड ही गेव अस द ड्रेन थ्योरी. ये भी हमने पढ़ लिया पॉइंट. ऑल राइट, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. एवरीबडी इज रेडी? सभी बच्चे रेडी हैं? In which book did Dadabhai Naoroji present his drain of wealth theory? Economic Problems of India, British Rule and its Consequences, Poverty and Un-British Rule in India, India Today. You have 30 seconds time to mark your answer. आपके पास 30 सेकंड का टाइम है अपना आंसर मार्क करने में. जल्दी से मार्क कीजिए. 20 seconds are left. 5 seconds are left for you to mark your answer. 5 seconds बचे हैं. All right, let's have a look at leaderboard. Nivedita, Om, Goku, Gansham, Mr. Patel, Atin, Arijit, Sandeep, Rahul, Saikat. Very, very good. Correct answer is C. Poverty and un-British rule in India. Just now we have studied this. Just अभी हमने पढ़ा है ये. ठीक है, I'll show you the slide also. Over here, poverty and un-British rule in India. ड्रेन थ्योरी आपकी 1901 की इस किताब में पब्लिश हुई थी दादाभाई नावरोजी की. ठीक है. Now coming on to the next question. Which of the following statements is incorrect? देखो ध्यान से पढ़ना. गलत स्टेटमेंट कौन सी है अबाउट ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज सिस्टमैटिकली इनिशिएटेड बाय दादाभाई नावरोजी. मतलब स्टार्ट दादाभाई नावरोजी ने करी थी ये थ्योरी.
थ्रू दिस थ्योरी नारोजी सॉट टू प्रूव दैट ब्रिटेन वॉज ड्रेनिंग मनी आउट ऑफ इंडिया। इस थ्योरी के थ्रू दादा भाई नारोजी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटेन इंडिया से, भारत से जो पैसा है वो ड्रेन कर रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ इंक्लूडेड होम चार्जेस, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यू हैव 30 सेकेंड्स टाइम टू मार्क योर आंसर। 30 सेकेंड का आप लोगों के पास टाइम है अपना आंसर मार्क करने के लिए। टेन सेकेंड्स लेफ्ट, 10 सेकेंड्स बचे हैं, फटाफट से मार्क कीजिए। फाइव सेकेंड्स आर लेफ्ट। Let's have a look at the leaderboard. Nivedita, Goku, Kunal, Saikat, Sambhav, Arjun, User, Shivam, Tekanar, Aftab. Very, very good. Correct answer to this question is C. Drain of wealth included home charges? No. Home charges थोड़ी थे इसमें। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का तो मेन मकसद ही ये था कि यहाँ पर निकाला जा रहा है पैसा, ठीक है, थ्रू डिफरेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस और डिफरेंट टैक्सेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। दे आर डिप्लीटिंग इंडियाज रिसोर्सेज, right? So drain of wealth theory, primarily propounded by Dadabhai Naoroji, holds that large part of India's national wealth or total annual product was exported to England, right? Home charge जो है, it was one of the major components of drain of wealth theory, but it is not under economic, constituent, ठीक है, economic constituent में नहीं है, ये administrative और military constituents में आ जाता है, ठीक है। So which statement is incorrect about drain of wealth theory in context of Indian freedom struggle? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में होम चार्जेस वाली थ्योरी आपकी गलत है, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। होम चार्जेस में क्या होता था, इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मिलिट्री एक्सपेंसेस ब्रिटेन के भारत से लिए जाते थे। मतलब ब्रिटेन की आर्मी को मेंटेन करना है, ब्रिटेन अपने वॉर्स लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है, पैसा कौन देगा, इंडियंस देंगे, ठीक है। ये होम चार्जेस हैं। ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इट इज करेक्ट। Now the next question, who of the following was or were economic critic or critics of colonialism in India? colonialism के economic critics कौन थे? 2015 में ये क्वेश्चन आया प्रीलिम्स के। दादा भाई नारोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, आरसी दत्त। जी सुब्रमण्य अय्यर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, एक सिंसियर यूपीएससी एस्पिरेंट इनको जानता है, ठीक है। सो यू हैव 30 सेकेंड्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। टेन सेकेंड्स लेफ्ट, 10 सेकेंड्स बचे हैं बस आप लोगों के पास। लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड। गोकू, निवेदिता, शिवम, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर इज डी। जी सुब्रमण्य अय्यर को कैसे जानते हो? द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चे जरूर जानते हैं, राइट? जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो जरूर जानते हैं जी सुब्रमण्य अय्यर वॉज द फाउंडर। ओके, सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ये दोनों न्यूज़पेपर से रिलेटेड थे, जर्नलिस्ट थे, तो दैट इज वाई दे यूज्ड टू पब्लिश अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। They used to criticize them. दादा भाई नारोजी ने तो ड्रेन थ्योरी ही लिख डाली थी, राइट? He was also a critic of colonialism, right? So again, first, second and third all are correct. All right? चलो next question solve करते हैं. Let us solve the next question. Consider the following statements. तो 2012 का question है ये prelims का. The most effective contribution made by Dadabhai Naoroji to the cause of Indian national movement was that he first statement exposed economic exploitation of India by British, interpreted ancient Indian text and restored self-confidence of Indians, stressed the need for eradication of all social evils before anything else. Which statement is correct? कौन सा? You have 30 seconds time to answer this question. दादा भाई नारोजी के बारे में 2012 की प्रीलिम्स में आया क्वेश्चन। इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इनका, जल्दी से बताएं। 20 सेकेंड्स आर लेफ्ट, 20 सेकेंड्स बचे हैं आप लोगों के पास। फोर सेकेंड्स लेफ्ट,
Let's have a look at leaderboard. Goku, Nivedita, Snehashish, very good. Correct answer is 1. देखो, interpreted ancient text ये औरबिंदो घोष जी ने किया था. This was done by Aurobindo Ghosh ji. Right? The second statement is wrong. Third statement stressed the need for eradication of social evils. No. Raja Ram Mohan Roy was there for it. Savitribai Phule ji. Right? These people were there who used to talk about eradicating social evils. जो आपके दादा भाई नारोजी थी, इन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया था, भांडाफोड़ किया था कि इकोनॉमिकली हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, हमारी वेल्थ को चुरा कर लेकर जा रहे हैं इनडायरेक्टली. राइट? सो करेक्ट आंसर इज ए. करेक्ट आंसर है आपका ए. सो दिस वॉज दादाभाई नारोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जो कि इकोनॉमिक क्रिटिक थे कॉलोनियल पॉलिसीज के भारत में. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें पता है कि नारोजी जो थे उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एंड लंदन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इसकी रचना भी की थी. एंड वी हैव स्टडीड हाउ ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. राइट? ही वाज आल्सो ऑलवेज vocal about India's interest and India's demands. So I hope you enjoyed this class. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए. ऐसे ही हम नई नई क्लासेस के साथ आते रहेंगे डेली. ठीक है, डोंट वरी. प्रीलिम्स के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको आइडिया लग गया होगा. राइट? So on this note, we are wrapping up the session. Thank you everybody for participating in the session.